हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का जो चैप्टर 40 है जिसका नाम है इकोसिस्टम, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 47 वालों को देखा था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट 2 के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटल कवर कर लेंगे 100 MCQs। इस चैप्टर का पीडीएफ और इससे पहले वाला जो चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत, उसका पीडीएफ, ये दोनों ही मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो जिनको भी वो पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना खर्च किए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं अपलोड करूंगा। इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अब तक करवाए हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कम्युनिटी बॉक्स को चेक कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। इकोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे, दो तरह के होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर ये सारे निर्जीव आते हैं और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर सजीव आते हैं। ठीक है, सारे सजीव आएंगे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, जैविक कारक के अंदर। और इकोलॉजी की परिभाषा के अंदर हम लोग ने देखा था कि जो जैविक कारक होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, साथ में ये जो जैविक कारक है और अजैविक कारक है इनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। इसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, इनके स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो जैविक कारक है और इनके बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो कई प्रकार के होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बायोटिक इंटरेक्शंस है, यानी सजीव सजीव के बीच में जो इंटरेक्शंस है, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अन्योन्य क्रियाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है कमेंसलिज्म, सहभोजिता, अमेंसलिज्म, असहभोजिता, म्यूचुअलिज्म, सहजीवित, प्रिडेशन यानी कि प्रभक्षण, पैरासिटिज्म, परजीविता, और कॉम्पिटिशन यानी कि स्पर्धा। यहाँ देखो मैंने प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि फायदा हो रहा है, माइनस यानी कि नुकसान हो रहा है, जीरो यानी कि अप्रभावित है, ना तो फायदा ना ही नुकसान। सबसे पहले है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होगा, एक प्रजाति को फायदा होगा और एक प्रजाति को कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा, यानी कि ये अप्रभावित रहेगा। जैसे कि जो एपीफाइट्स होते हैं, एपीफाइट्स वैसे पादप होते हैं जो दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर ग्रो करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि रहने के लिए स्थान मिल जाए। जिस पेड़ पौधे के ऊपर वो ग्रो करते हैं उनका ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, इसीलिए यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एपीफाइट है इसको रहने के लिए जगह जरूर मिल रहा है, तो इसका फायदा हो जाएगा, जैसे कि ऑर्किड। उसके बाद अमेंसलिज्म, इसमें एक को नुकसान होगा और दूसरा जो होगा वो अप्रभावित रहेगा, उसको ना ही फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, लेकिन एक को नुकसान हो जाएगा। जैसे जो पेनिसिलियम फंजाई होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल को सिक्रेट करते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये जो पेनिसिलियम फंजाई है इसका ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, लेकिन बैक्टीरिया का नुकसान हो गया कि वो मर गया। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म, जिसे हम लोग सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो लाइकन्स आप जानते हो, कवक और शैवाल के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो ये म्यूचुअलिज्म के अंदर आएगा। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ देखो प्लस प्लस लिखा है ना, दोनों को फायदा हो रहा है। माइकोराइजा जो उच्च पादप होते हैं उनके जड़ों और कवक के बीच में ये म्यूचुअलिज्म होता है, ये वाला इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ कवक को भी फायदा होता है और जो जड़ है उसको भी फायदा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया हम जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम इसका होता है, तो नाइट्रोजन फिक्स किया बैक्टीरिया प्लांट के लिए। दलहनी पादप के जो जड़ होते हैं उनमें जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्स करके दिया ये बैक्टीरिया, बदले में उसको भोजन मिल जाता है। तो यहाँ दोनों को फायदा हो रहा है। लाइकन के अंदर लाइकन जो शैवाल होते हैं वो खाना बना कर देते हैं कवक को, और कवक उसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी वातावरण से। तो यहाँ दोनों को फायदा होता है म्यूचुअलिज्म के अंदर। उसके बाद है प्रिडेशन यानी कि प्रभक्षण। इसमें क्या होगा, एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को मार करके खा जाएंगे। ठीक है, एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को मार करके खा जाएंगे, यानी कि शिकार कर लेंगे। जैसे कि हिरन को शेर मार करके खा जाता है, तो ये हो गया प्रिडेशन। इसमें देखो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। हिरन का नुकसान है और शेर को फायदा है। पैरासिटिज्म आप जानते हो, पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट को बीमार करते हैं। तो एक को नुकसान होगा, जो बीमार हुआ उसका नुकसान हो जाएगा, और जो पैरासाइट है उसका फायदा हो जाएगा। तो पादप में जैसे कि कस्क्यूटा, अमरबेल होस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उसका खाना पीना ये खा लेता है और खुद फायदे में होता है। बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया जो हमें बीमार करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद लीच हो गया, लाइस हो गया, जोंक, जू, ये सारे भी पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो एंडो, एंडो बॉडी के अंदर होते हैं, और एक्टो जो बॉडी के बाहर बॉडी सरफेस पे होता है। कंपटीशन यानी कि स्पर्धा, यहाँ क्या होगा, कंपटीशन होगा।
जो जीव जंतु होते हैं उनके बीच में कंपटीशन भी होता है, रहने के लिए, खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन भी होता है। जैसे कि घास के मैदान में हिरन और खरगोश के बीच में कंपटीशन होता है, दोनों प्लांट्स खाते हैं तो दोनों को प्लांट चाहिए। अगर प्लांट भरपूर मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट की कमी हो जाए तो कंपटीशन ये बढ़ जाएगा। तो ये सारे हो गए बायोटिक इंटरेक्शंस। जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी पादप होते हैं या फिर कीट भक्षी पादप होते हैं, वो प्रीडेटर्स होते हैं। जो यहाँ आपने देखा था ये परभक्षी होते हैं। ये जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं परभक्षी होते हैं। कुछ का नाम आपको ध्यान में रखना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पीचर प्लांट बोल दे या फिर निपेंथिस बोल दे, यूट्रिकुलेरिया या फिर ब्लेडरवर्ट बोल दे, वीनस फ्लाईट्रैप या फिर डायोनिया बोल दे, ड्रोसेरा या फिर संडी बोल दे। ये 4 आपको एग्जाम्पल्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। होते और भी हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये होते हैं इंसेक्टिवोरस। ये इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। मतलब ये ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते हैं इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ऐसा नहीं है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं इन इंसेक्ट्स को कैप्चर करके, उनको डाइजेस्ट करके। और उगते कहाँ पर हैं? जिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। आते हैं सवालों के ऊपर। 47 तक हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में। आज हम लोग 48 से आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन एक जैविक पारिस्थितिकी कारक नहीं है? कौन एक बायोटिक फैक्टर नहीं है? इकोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर नहीं है। तो परजीविता है, सहजीवन है, प्रकाश नहीं है, ये ए बायोटिक है। तो सी हमारा आंसर। निम्न में कौन एक बाह्य परजीवी है? एक्टोपैरासाइट है। मैंने कहा 2 तरह के होते हैं, एक्टो एंडो। एंडो यानी कि बॉडी के अंदर, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट बॉडी के अंदर स्कैरियासिस करता है बॉडी के अंदर। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के अंदर। जू आप जानते हो, बालों में जो जू होता है वो भी क्या है? पैरासाइट है, वो एक्टोपैरासाइट है। सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है एपीफाइट। आपने देखा कमेंसिलिज्म, एक को फायदा, दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये जो प्लांट है इसको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्लांट को फायदा हो रहा है कि रहने के लिए जगह मिल गया। तो यह है कमेंसिलिज्म, सहभोजिता। और ऑर्किड इसी का एग्जाम्पल है। लाइकेन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल दो आप। लीच ये पैरासाइट, ठीक है, लीच जोक ये पैरासाइट है। जितने समय के लिए बॉडी पे ये रहता है उतने समय के लिए पैरासाइट है। आम के पेड़ पर अधिपादप बोले तो एपीफाइट। जैसे कि ऑर्किड ये उदाहरण है किसका है? कमेंसिलिज्म का, सहभोजिता। जब एक जाति दूसरे जाति को मारकर खा जाते हैं तो ऐसे संबंध को डैश कहते हैं। एक जाति दूसरे जाति को मारकर खा गए, ये हो गया प्रिडेशन, परभक्षण। परभक्षी नहीं है इनमें से कौन? निपेंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सारे क्या है? कार्निवोरस प्लांट है, मांसाहारी पादप है। मांसाहारी पादप प्रीडेटर्स होते हैं। तो ये तीनों नहीं होगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। कस्क्यूटा, अमरबेल ये पैरासाइट है, ठीक है, परजीवी पादप है, ना कि परभक्षी है। यदि एक प्रजाति को लाभ हो और दूसरे को नुकसान और फायदा ना हो तो ऐसे संबंध को कहते हैं। एक प्रजाति को लाभ है, दूसरे को ना तो फायदा है ना ही नुकसान है, यह है कमेंसिलिज्म। डैश में एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावी रहती है। एक को नुकसान है और जो दूसरा है वो अप्रभावित है। पिछले वाले में क्या था? एक को फायदा था, दूसरा अप्रभावित था। यहाँ एक को नुकसान है, यह अमेंसिलिज्म, जैसे आपने देखा था पेनिसिलियम फंजाई और बैक्टीरिया के बीच। उसके बाद हमारा एक टॉपिक होता है इसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। सक्सेशन का मतलब हुआ कि जहाँ पे जीवन नहीं था वहाँ पर जीवन का आना, ठीक है, जहाँ पर जीवन नहीं था वहाँ पर जीवन का आना। तो जो सबसे पहले आएगा वो मरेगा, ठीक है, उसके स्थान पर कोई दूसरा आएगा, फिर जो दूसरा आया फिर उसको रिप्लेस करके तीसरा आएगा, फिर उसको रिप्लेस करके चौथा आएगा। यही होता है सक्सेशन। तो स्टार्ट कहाँ पर होगा? जहाँ पर पहले जीवन नहीं था। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। क्योंकि सक्सेशन है और मैंने आपसे कहा कि वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर जीवन नहीं था। अब 2 तरह के क्षेत्र हो सकते हैं, 2 तरह के क्षेत्र हो सकते हैं। एक वो क्षेत्र जहाँ पर जीवन कभी आया ही नहीं, दूसरा वो जहाँ पर जीवन आया था फिर नष्ट हो गया वापस से आया। तो जहाँ पर जीवन कभी था ही नहीं वहाँ पर सक्सेशन हुआ तो वो हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण। और जहाँ पर जीवन कभी था फिर नष्ट हो गया वापस से आया वो हो जाएगा सेकेंडरी। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो यह वहाँ शुरू होता है जहाँ पहले कोई जीवित पदार्थ नहीं था, ठीक है, कभी कोई जीवन आया ही नहीं। और सेकेंडरी में क्या होगा, यह वहाँ शुरू होता है जहाँ जीवित पदार्थ हुआ करता था लेकिन किसी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से नष्ट हो गया था और फिर से वहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी वहाँ पर जीवन आया। जैसे ठंडा लावा, खाली चट्टान, नवनिर्मित तालाब या जलाशय इत्यादि। जैसे ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है वो काफ़ी गर्म होता है, उसमें कोई जीवन नहीं था, फिर वो ठंडा हो जाएगा और उस लावा के ऊपर जीवन आएगा धीरे धीरे, तो वो हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। एक खाली चट्टान जहाँ कोई जीवित पदार्थ नहीं था, कोई जीव जंतु किसी भी प्रकार के नहीं थे, वहाँ पर भी जीव जंतु आना स्टार्ट हुआ, वो हो जाएगा प्राइमरी। ऐसे ही जो नया तालाब बना है, जलाशय बना है, उन सब में ये प्राइमरी सक्सेशन होता है। और सेकेंडरी के अंदर देखो, जैसे कोई जंगल था उसमें आग लगा, ठीक है, आग लगा, सारे जीव जंतु नष्ट हो गए, उसके बाद फिर से वहाँ पर जीव जंतु आए, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। ऐसे ही बाढ़ से प्रभावित भूमि इत्यादि। तो बस ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतना याद रखो, इतना काफ़ी है। इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर बेयर रॉक से स्टार्ट हुआ है, खाली चट्टान से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर कोई जीवन नहीं था, वहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा। लाइकन्स आते हैं, ठीक है, लाइकन्स के बाद कुछ छोटे छोटे पादप आते हैं, ठीक है, फिर उससे बड़े पादप आएंगे, फिर उससे बड़े पादप आएंगे, फिर उससे बड़े पादप आएंगे। तो जो सबसे पहले आते हैं, जो जीवित पदार्थ सबसे पहले आते हैं, उसे हम लोग पायोनियर बोलते हैं, ठीक है, पायोनियर। यहाँ जो लिखा हुआ है, पायोनियर स्पीशीज बोल दो या फिर पायोनियर कम्युनिटी बोल दो, समुदाय बोल दो। जो सबसे आखिरी में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये किसी से रिप्लेस नहीं होंगे, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये जो उच्च पादप है, इसे बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये टर्म भी दोनों ध्यान में रखना है आपको। पायनियर हो जाएगा जो सबसे पहले आया, सबसे आखिरी में जो आया वो क्लाइमैक्स हो जाएगा, और बीच का जो भी है उसे हम लोग इंटरमीडिएट या फिर बोल दो सिरल कम्युनिटी, ठीक है, ये टर्म ध्यान में रख सकते हो, सिरल कम्युनिटी, उसे हम लोग सिरल कम्युनिटी बोलेंगे। जो सबसे पहले आया पायनियर हो जाएगा, जो सबसे आखिरी में आया क्लाइमैक्स हो जाएगा, और उसके बीच में जो भी आते हैं वो सारे सिरल कम्युनिटीज कहलाते हैं। तो ये खाली चट्टान से स्टार्ट हुआ था प्राइमरी सक्सेशन के अंदर। ऐसे यहाँ देखो सेकेंडरी के अंदर ये दिखलाया गया है कि भाई जंगल में आग लगा था, जीवन नष्ट हो गया, वापस से जीवन की शुरुआत होती है यहाँ पे। तो जो सबसे पहले आया वो पायनियर, उसके बाद सबसे आखिरी में क्लाइमैक्स हो गया, सबसे पहले पायनियर, सबसे आखिरी में क्लाइमैक्स, और बीच वाले को हम लोग बोल देंगे सिरल कम्युनिटी। और ये सारे जो सक्सेशंस होते हैं यहाँ पर कि पायनियर के बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद क्लाइमैक्स, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। जैसे यहाँ देखो टाइम भी लिखा हुआ है, 150 साल यहाँ पर लग गए हैं, यहाँ भी क्या है 100-150 साल 200 साल लग सकते हैं। तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है। एक चीज़ और, यहाँ देखा आपने कि खाली चट्टान से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जंगल में आग लग गया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। फास्ट कौन सा सक्सेशन होगा यहाँ पर, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में फास्ट कौन होगा? सेकेंडरी वाला ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पर एक बार जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वो तो किसी प्राकृतिक या फिर मानवीय कारणों के कारण क्या है कि ये नष्ट हो गए, और उसके बाद ये सक्सेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये वाला फास्ट होगा। सेकेंडरी जो है ये फास्ट होगा प्राइमरी के तुलना में। डैश वहाँ शुरू होती है जहाँ पहले से किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, पहले से किसी समुदाय का, कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस वहाँ पे था ही नहीं, तो ये हो जाएगा प्राइमरी। प्राथमिक अनुक्रमण होता है, प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? ये नग्न पत्थर पे हो सकता है, नव विकसित तालाब या जलाशय में हो सकता है, तुरंत ठंडा लावा पे हो सकता है। तो इनमें से सभी ये 3 एग्जाम्पल्स काफ़ी है, अगर सवाल आया भी तो इन्हीं में से कोई एक होगा। वे समुदाय डैश कहलाते हैं जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास स्थान बनाते हैं, पायनियर, ठीक है, पायनियर कम्युनिटी। उसके बाद सिरल कम्युनिटीज कई सारे होंगे बीच में, और आखिरी में क्लाइमैक्स कम्युनिटी। द्वितीय अनुक्रमण होता है कहाँ पे होगा? जले या कटे वन में, बाढ़ से प्रभावित जमीन पर, आग से नष्ट जंगल, इनमें से सभी। वह दक्षता जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा भोजन को जैवभार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, डैश कहलाती है। जैसे आपने जो ट्रॉफिक लेवल्स देखे थे कि उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसके बाद शाकाहारी है, फिर छोटे मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, इस प्रकार से। तो प्लांट ने भोजन बनाया, प्लांट ने जो फूड बनाया वो कन्वर्ट हो गया उसके बायोमास में। बायोमास यानी कि जो मास है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसका जो मास है वही उसका बायोमास है। यहाँ पर बायोमास का मतलब यही होता है।
कि एक ऑर्गेनिज्म का जो मास होता है वो बायोमास हो गया। और मान लीजिए हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, तो मान लीजिए जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है फूड चैन के अंदर, जो पहला ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें सारे उत्पादक आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं, तो उन सब का जो टोटल मास होगा उसे हम लोग उस पूरे ट्रॉफिक लेवल का बायोमास बोल देंगे। तो आप पूरे ट्रॉफिक लेवल के लिए बोल सकते हो, एक जीव के लिए भी बोल सकते हो। और जब हम जैव भार की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें ड्राई वेट की बात की जाती है, शुष्क भार की बात की जाती है, ठीक है, ड्राई वेट की बात की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कोई शाकाहारी जानवर है, उसने प्लांट को खाया तो वो उसके बायोमास में कन्वर्ट हो गया, जो खाया वो बायोमास में कन्वर्ट हो गया। फिर उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो वो जो बायोमास है वो फिर अगले वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसको जो खाएगा मांसाहारी को, जो बड़ा मांसाहारी है वो खाएगा, फिर उसके अंदर बायोमास ट्रांसफ़र होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जिस एफिशिएंसी के साथ अगले ट्रॉफिक लेवल में पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होता है। आप इसको बायोमास, अभी आपने बायोमास के टर्म में देखा, एनर्जी के टर्म में भी बोल सकते हो। जो आपने पढ़ा था कि 10% लॉ होता है, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो ये जो 10% है ये भी क्या है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है। हम ये एनर्जी के टर्म में बोल रहे हैं। डैश क्षय होते प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थ से शुरू होता है। फूड चैन आपने देखा था। फूड चैन में आप ध्यान में रखेंगे कि दो तरह के फूड चैन्स होते हैं। पहला ग्रेजिंग फूड चैन जो आपने पिछले पार्ट में देखा था, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा था, पेड़ पौधों से, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म से, जीव से स्टार्ट हो रहा था, जो कि पादप है। और दूसरा होता है डेट्राइटस। डेट्राइटस ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होता है, ये डेट्राइटस से स्टार्ट होता है। तो दो तरह के फूड चैन होते हैं, दो तरह के खाद्य श्रृंखला होते हैं। एक होता है ग्रेजिंग चारण, एक होता है अपरद यानी कि डेट्राइटस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपसे सवाल में ये दिया हुआ है कि क्षय होते प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थ से। तो ये जो क्षय होते प्राणी और पादप शरीर का जो मृत जैविक पदार्थ है, इसे हम लोग डेट्राइटस बोलते हैं, अपरद बोलते हैं। तो यहाँ से जो फूड चैन स्टार्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला, डेट्राइटस फूड चैन। जैसे यहाँ देखिए आप, डेट्राइटस फूड चैन को दिखाया गया है कि एक डेड लीव्स है, जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, वो डेट्राइटस हो गया। ऐसे ही मरे हुए जीव जंतु वो भी सड़ रहे हैं, वो भी डेट्राइटस हो गया। जीवों के जो मल होते हैं वो भी डेट्राइटस हो गया। यहाँ से भी एक फूड चैन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से भी एक फूड चैन स्टार्ट हो जाएगा। इस डेट्राइटस को कोई कंज्यूमर खाएगा, फिर इसको अगला कंज्यूमर खाएगा। तो ये भी एक फूड चैन होता है। आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि डेट्राइटस फूड चैन में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो डेट्राइटस होता है, यानी ये जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट या फिर एनिमल बॉडी होता है वो डेट्राइटस ऊर्जा का स्रोत होता है। यहाँ से फूड चैन स्टार्ट होता है। जबकि ग्रेजिंग फूड चैन में क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत सूर्य था, और ये स्टार्ट होता है पेड़ पौधों से या फिर बोल दो फाइटोप्लैंक्टन से, यानी उत्पादक से जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब जो अगला टॉपिक होता है इसमें वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 तरह के होते हैं, नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। तीनों ध्यान में रखने हैं, नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड। अब यहाँ देखिए आप कि नंबर का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ये देख रहे हो, ये है अपराइट या फिर अपवार्ड बोल दो, और ये है इन्वर्टेड। ये है सीधा, ये है उल्टा। यहाँ पर ये है सीधा, ये है उल्टा, यहाँ पर ये है सीधा। तो नंबर का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। लेकिन एकमात्र पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है वो है एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड उल्टा और सीधा कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो नंबर का पिरामिड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको ये पिरामिड सीधा मिलेगा, और अगर हम एक पेड़ को, एक बड़ा सा पेड़ मान लो, उसको हम इकोसिस्टम मान ले, तो आपको ये उल्टा मिलेगा। नंबर का पिरामिड कहने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है कि केवल नंबर को अपने माइंड में रखना है, केवल नंबर को आपको अपने माइंड में रखना है और वहाँ से एक पिरामिड तैयार करना है। जैसे ग्रासलैंड में अगर हम बात करें, एक ग्रासलैंड एक घास का मैदान है मान लो बड़ा सा, उस घास के मैदान में घास है जो कि उत्पादक है, घास के खाने वाले कुछ शाकाहारी होंगे, शाकाहारी को खाने वाले कुछ मांसाहारी होंगे। तो अगर शाकाहारी को देखें और उसको खाने वाला जो मांसाहारी उसको देखें, किसका नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको केवल नंबर ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा घास।
यानी घासों की संख्या अधिक है। इस घास को खाने वाले जो शाकाहारी होंगे डेफिनेटली इससे कम ही होंगे, और इस शाकाहारी को खाने वाले जो मांसाहारी होंगे वो कम ही होंगे। तो देख रहे हो, नीचे वाला मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि संख्या अधिक है, इससे ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया क्योंकि संख्या जो है शाकाहारियों की संख्या कम है और उससे कम मांसाहारियों की संख्या है। तो ये हमारा पिरामिड हो गया जो कि सीधा है। ऐसे ही अगर आप एक पेड़ को मान लो इकोसिस्टम, तो यहाँ पर उल्टा मिल जाएगा। ये सब आप खुद से सोच सकते हो, ठीक है, आप खुद से सोच सकते हो। अब एक पेड़ मानेंगे तो एक ही पेड़ है, उत्पादक तो एक ही है, ठीक है, उत्पादक तो एक ही है, इसीलिए यहाँ पर देखो जो नैरो पॉइंट है वो नीचे है और उस पर जो शाकाहारी होंगे वो अधिक होंगे संख्या में। पेड़ तो एक ही है और शाकाहारियों की संख्या उन पर अधिक होंगे। तो इस तरह से क्या है ना, हमें ये उल्टा मिलेगा। ऐसे ही बायोमास का पिरामिड होता है। यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल पूरे ट्रॉफिक लेवल का बायोमास देखना है। एक ट्रॉफिक लेवल में जितने जीव आएंगे सबका जो मास होगा केवल आपको उसको ध्यान में रखना है। यहाँ भी सोच सकते हो एक ग्रास लैंड है, एक घास का मैदान है, वहाँ पर घास है, शाकाहारी है, मांसाहारी है। अभी आपने देखा कि अगर घास है तो वहाँ घासों की संख्या अधिक है, बहुत अधिक घास है, उससे कम शाकाहारी, उससे कम मांसाहारी है। अगर हम यहाँ पर बायोमास देखें तो जो सबसे हमारा नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होगा यानी उत्पादक का, उसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा शाकाहारी का, उससे कम होगा उस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी का। तो यहाँ भी क्या होगा, अपराइज मिलेगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप समुद्र के अंदर चले जाओ तो ये बायोमास का आपको उल्टा मिलेगा पिरामिड। जैसे समुद्र में मानो फाइटोप्लैंक्टन्स है, शैवाल है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स और फिर उसके अंदर मछलियाँ, सारे शैवाल का जो मांस होगा और जो मछलियाँ हैं उसका जो मांस है, टोटल बायोमास किसका ज़्यादा होगा, मछलियों का ज़्यादा होगा। और मछलियाँ जो है वो तो बाद में आती है, सबसे पहले तो हमारा ये फाइटोप्लैंक्टन आ जाएगा उत्पादक के ट्रॉफिक लेवल में। तो ये भी क्या होगा, उल्टा होगा। ये आप एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना कि किस इकोसिस्टम में उल्टा मिलेगा, किस में सीधा मिलेगा। अगर आपको नहीं भी याद है तो सोच सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा करके। और एनर्जी का पिरामिड में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी इकोसिस्टम उठा लो, जो पिरामिड है ये आपको सीधा मिलेगा। इसके बाद एक और टॉपिक होता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का, पारिस्थितिकीय उत्पादकता का। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि एक ट्रॉफिक लेवल में जितने ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं, जितने कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, वही उसका प्रोडक्टिविटी होता है। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब हो गया जो बनाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, पेड़ पौधे अपने ट्रॉफिक लेवल में जितने ऑर्गेनिक मैटर्स बनाते हैं वही उसका प्रोडक्टिविटी होता है। फिर उस पादप को खाएगा शाकाहारी, फिर शाकाहारी को मांसाहारी। तो ये जो शाकाहारी है, ये जो मांसाहारी है, इन सब के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं कंज्यूम करने के बाद। तो उनके अंदर जो बनेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी हो गया प्रोड्यूसर के लिए, सेकेंडरी हो गया कंज्यूमर के लिए। अब देखो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये दो तरह के होते हैं, एक ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और एक नेट प्रोडक्टिविटी। हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, GPP NPP शॉर्ट में लिखते हैं। ग्रॉस मतलब टोटल जितना बना, ठीक है, टोटल जितना बना वो ग्रॉस हो गया, और अगले ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए जितना बचा वो नेट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उससे जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टोर हो जाते हैं। तो जितना बना वो ग्रॉस हो गया, ठीक है, जितना बना वो ग्रॉस हो गया, और यूज होने के बाद उसमें से हम लोग यूज भी करेंगे एनर्जी के लिए, अलग अलग कामों के लिए यूज भी करेंगे। फिर यूज होने के बाद जितना बच गया, ठीक है, जितना बच गया वो नेट हो जाएगा। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल में, जैसे मान लो एक हमारा ट्रॉफिक लेवल है, पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर वाला, उसमें टोटल जितने ऑर्गेनिक मैटर्स बने, कार्बनिक पदार्थ बने, वो हो गया उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर जो प्लांट है वो उस ऑर्गेनिक मैटर का यूज भी करेगा, जैसे कि रेस्पिरेशन में, श्वसन में, तो उसमें वो खर्च होंगे। खर्च होने के बाद अब जितना बचा वो हो जाएगा नेट। मतलब ग्रॉस में से अगर आप खर्च घटा दो, ग्रॉस में से आप खर्च घटा दो तो आपको NPP मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर होगा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सेकेंडरी है तो यहाँ पर हम वर्ड लगा देंगे सेकेंडरी, GSP NSP। जैसे मान लो कोई जीव है जो प्लांट को खाया, तो खाने के बाद जितना बना उसके बॉडी के अंदर कार्बनिक पदार्थ वो हो जाएगा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। मैं यहाँ एक जीव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरे ट्रॉफिक लेवल की बात होती है, ठीक है, पूरे ट्रॉफिक लेवल की बात होती है। यहाँ पर मैं बस एग्जाम्पल के लिए एक जीव लेकर के बता रहा हूँ। तो जितना बना वो ग्रॉस हो गया,
फिर उसका वो इस्तेमाल भी करेंगे, उनमें से कुछ खर्च भी करेंगे और कुछ बच जाएंगे। जो बच गए वो नेट हो जाएगा। तो ये ग्रॉस और नेट में अंतर होता है। ग्रॉस यानी कि टोटल जो बना, नेट यानी कि जो बचा हुआ है खर्च होने के बाद। एकमात्र पारिस्थितिकीय पिरामिड जो हमेशा सीधा अर्थात अपराइट होता है, क्या है ये? एनर्जी का पिरामिड। बाकी ये जो नंबर का और बायोमास का है, ये उल्टा और सीधा कुछ भी हो सकते हैं। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? कौन से इकोसिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड है ये उल्टा होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ओशन या फिर तालाब, नदी, ये सब एक्वेटिक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट जो बनता है प्लांट में वो बायोमास में स्टोर हो जाता है। देखो टोटल जो बना वो तो ग्रॉस था, टोटल जो बना वो ग्रॉस था, इसमें से खर्च भी होगा, खर्च करने के बाद जो बच जाएगा वही बायोमास में स्टोर होगा। तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दिशोमुख होता है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये गलत हो जाएगा। आपने पढ़ा था पिछले पार्ट में यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये हमारा सही है, लेकिन ये गलत है। हमें सही चूज करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सही बताना है, तो केवल एक होगा। इनकरेक्ट मैच्ड को चूज करना है। संख्या पिरामिड जीवों के संख्या के आधार पर है, बायोमास पिरामिड जीवों के शुष्क भार के आधार पर है, और ऊर्जा पिरामिड ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर है। 10% लॉ जो है ये दिया था लिंडमैन ने, कार्ल वुज ने नहीं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है, लिंडमैन ने दिया था। एडिफिक कारक संबंधित है, एडिफिक फैक्टर ये संबंधित है मिट्टी से। मिट्टी के प्रॉपर्टी के बारे में एडिफिक फैक्टर बताता है कि मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी में लवण कितना है, मिट्टी में मॉइस्चर कितना है, नमी कितना है। तो मिट्टी के सॉइल के प्रोफाइल के बारे में एडिफिक फैक्टर बताता है। तो बी हमारा आंसर। प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को डैश कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको कहा ऑर्गेनिक मैटर्स, उसके स्थान पर यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर से फाइनली हमें एनर्जी ही चाहिए। तो ये जो एनर्जी या फिर बोल दो ऑर्गेनिक मैटर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट बोल दे, प्रोडक्टिविटी बोल दे, प्रोडक्शन बोल दे, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। सकल प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा। खर्च होने के बाद जो बचेगा वो नेट हो जाएगा। अब देखो एक और टॉपिक होता है इसमें, एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन ये प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है। एडेप्टेशन यानी कि चेंज, ठीक है, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जिससे जो जीव होते हैं अपने पर्यावरण में जिंदा रह सकते हैं, अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ये चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये चेंज मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, जैसे कि रंग रूप में, ठीक है, रंग रूप में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए। बिहेवियरल हो सकता है, यानी बिहेवियर में चेंज हो जाए, या फिर फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बॉडी के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें ही कोई चेंज हो जाए। तो किसी भी प्रकार का चेंज हो जाएगा जिससे वो सर्वाइव कर पाए अपने एनवायरनमेंट में, इसको एडेप्टेशन बोलते हैं। ये प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है और एनिमल के अंदर, जानवर के अंदर भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो प्लांट के अंदर जेरोफाइट्स, जो जेरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर भी एडेप्टेशन होता है, ठीक है, उनके अंदर भी एडेप्टेशन होता है। और इस प्रकार से होता है कि वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, यानी कि जल तनाव की स्थिति में, जहाँ जल नहीं है, बहुत ही कम है, वहाँ भी अपने आप को जीवित रख सकता है। जैसे कि कैक्टस अपोन्शिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो कैक्टस है उसमें आप देखते होंगे फोटोसिंथेसिस होता है तनों के द्वारा, जिसे हम लोग फाइलोड बोलते हैं, और जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में तब्दील हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और पानी का जो लॉस है, जल का जो ह्रास है, वो नहीं के बराबर हो, क्योंकि जल तनाव की स्थिति है। तो यहाँ देखो चेंज हो गया ना, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया यहाँ पे, कि जो पत्तियों का जो सरफेस एरिया था, जो पत्तियाँ जो इस प्रकार की होती है, वो यहाँ पर कांटों में तब्दील हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये इनके अंदर एडेप्टेशन है, जेरोफाइट्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे के अंदर होता है। मेजोफाइट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको पानी ठीक ठाक अमाउंट में चाहिए, न ज़्यादा न कम। जो फसलें होती हैं उनको पानी ठीक ठाक अमाउंट में चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत कम। ज़्यादा दोगे तो भी फसलें खराब हो जाती है, और पानी नहीं मिले तो भी खराब हो जाती है। उसके बाद है हाइड्रोफाइट्स, जिसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं। इनके अंदर भी अपना भाई कुछ एडेप्टेशन होता है, कुछ इस प्रकार से कि ये जल में जीवित रह पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो लोटस, कमल, इकॉर्निया, जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक बोलते हैं, जलकुंभी हिंदी में बोलते हैं, वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं, हाइड्रीला, यूट्रिकुलेरिया अभी आपने देखा था, मांसाहारी पादप,
या फिर बोल दो कीट भक्षी पादप, ये सारे हाइड्रोफाइट्स हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर सायोफाइट्स। सायोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छाया में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, यानी प्रकाश जो है अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है तो भी ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं। जो शाक झाड़ियाँ होती है वो सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हीलियोफाइट्स। जो हीलियोफाइट्स होते हैं ये ज़्यादा प्रकाश को भी टॉलरेट कर पाते हैं, यानी प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह ये देखते हैं वो सारे हीलियोफाइट्स होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर, बनियान, नीम, ये सब। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ये वो पादप होते हैं जो सलाइन सॉइल में, यानी जिस मिट्टी में लवणता अधिक है, सैलिनिटी है ज़्यादा, उसमें ये ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंग्रोव जो होते हैं। तो यहाँ था हीलियोफाइट्स, यहाँ हेलोफाइट्स। उसके बाद एक होता है हेलोफाइट्स। अंतर ध्यान में रखना, ये है हेलोफाइट्स या फिर हीलोफाइट्स बोल दो आप। ये है हेलोफाइट्स, ये है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स, हीलोफाइट्स और हेलोफाइट्स थोड़ा थोड़ा का अंतर है। इस दोनों में तो बस एक लेटर का अंतर है, ई और ए का, तो ध्यान में रखिएगा। हेलोफाइट्स यानी कि लवणीय मिट्टी में जो पादप ग्रो करते हैं, और हीलोफाइट्स जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया में, दलदली क्षेत्र में। ऑक्जाइलोफाइट्स जो कि अम्लीय मिट्टी में उगते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गलत सुमेलित चुने। हाइड्रोफाइट, हाइड्रीला। हाइड्रीला आपको ध्यान में रखना है, ये हाइड्रोफाइट है। मेजोफाइट जैसे कि फसल, जेरोफाइट, नागफनी सही है, तो इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है। लवणीय स्थान पर उगने वाले पादप को कहते हैं, लवणीय स्थान पर उगने वाले पादप को कहते हैं हेलोफाइट्स। डी हमारा आंसर, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं। सही सुमेलित चुनना है। सायोफाइट छाया सहनशील, यानी छाया में भी ये प्लांट ग्रो करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट यहाँ पर प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है, फिर भी ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं, तो ये सायोफाइट्स हैं। उसके बाद जो ज़्यादा प्रकाश को टॉलरेट कर पाते हैं वो है हेलियोफाइट्स। उसके बाद एफिमिरल। एफिमिरल का मतलब होता है जीवन अवधि का छोटा होना, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो सी भी सही है इनमें से सभी। निम्न में कौन पूर्णतः डूबा हुआ जलोद्भिद है, यानी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स बोले तो जलीय पादप, एक्वेटिक। तो दो तरह के होते हैं, एक सबमर्ज्ड यानी कि जल में मग्न, पूरी तरह से जल में, और एक होता है फ्लोटिंग, यानी उनका कुछ पार्ट होगा जल के नीचे कुछ ऊपर, जैसे कि लोटस, जलकुंभी आपने देखा होगा, कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऊपर। हाइड्रा पूरी तरह से जलमग्न होता है, तो डी हमारा आंसर। जैसे आपने देखा एडेप्टेशन पौधों में, वैसे ही जानवरों में भी होता है। जानवरों में देखो एक होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा। विंटर के टाइम में जानवर सोते रहते हैं, विंटर के टाइम में जानवर सोते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। ठंडी के टाइम में क्या होता है, ये सारे जो जानवर होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं, ठीक है, जो हाइबरनेट करते हैं वो सारे जो जानवर होते हैं ज़्यादा गतिविधि वो कर नहीं पाते हैं, भोजन का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, बट एनर्जी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो एनर्जी को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। मतलब ये ज़्यादातर टाइम या फिर पूरे टाइम सोते रहते हैं, अपना हार्ट रेट कम कर लेते हैं, अपना ब्रीदिंग रेट कम कर लेते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे स्लो डाउन कर लेते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया इनके अंदर, तो ये है एडेप्टेशन। मतलब इनके अंदर ये एडेप्टेशन है जिनसे ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से उपापचयी अभिक्रियाएं जो इनके बॉडी के अंदर चल रही है उनको ये स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हाइबरनेशन कौन से जानवर दिखाते हैं, यानी कौन से जानवर हाइबरनेट करते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चमगादड़ है, ये भालू है, ये कंगारू है, ये सारे हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट बोले तो ठंडी के टाइम में सोते रहते हैं, शीत निद्रा बोलते हैं। ऐसे ही गर्मी के टाइम में कुछ जानवर होते हैं जो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, एस्टिवेट करते हैं, गर्मी में, पूरे गर्मी में सोते रहते हैं। जैसे कि सैलेमेंडर हो गया, ये कछुआ है, ये मगरमच्छ है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है माइग्रेशन। कुछ जानवर होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। कारण हो सकता है प्रजनन के लिए, रहने के लिए, भोजन के लिए, किसी भी कारण से माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे ये सैल्मोन फिश है, सैल्मोन मछली है जो कि अंडे देने के लिए माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। ये टिड्डा है, लोकस्ट। आपने पिछले साल ही आई थिंक लोकस्ट का हमला देखा था। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोकस्ट आए हैं, झुंड भोजन की तलाश में आए हैं। तो काफ़ी नुकसान होता है किसानों को जब ये लोकस्ट आते हैं माइग्रेट करके हमारे इंडिया में, फसलों को ख़राब कर देते हैं ये सारे, क्योंकि ये आते हैं भोजन के तलाश में। उसके बाद ये है साइबेरियन क्रेन।
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया से हमारे राजस्थान के भरतपुर में एक नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, वहाँ पर ये आते हैं माइग्रेट करके। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है। ये ठंडी के टाइम में आते हैं, ठंडी के टाइम में साइबेरिया से ठंड से बचने के लिए ये आते हैं माइग्रेट करके राजस्थान में। और नेशनल पार्क का भी ध्यान में रखिए नाम, केवलादेव नेशनल पार्क। ऐसे ही देखो एक होता है कैमोफ्लेज, इनके अंदर देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, तो इनके अंदर ये एडेप्टेशन होता है कैमोफ्लेज यानी कि छद्मावरण। कैमोफ्लेज क्या होता है? इसका मतलब अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाना, अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाना। जैसे कि आपने देखा होगा जो सैनिक होते हैं उनका जो यूनिफॉर्म होता है, उनका कलर, उन पे जो डिजाइन बना होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जंगलों में छुप सके, ठीक है, जंगलों में छुप सके, सूखे पत्तियों में छुप सके, ताकि दुश्मनों को पता ना चले कि कोई सैनिक भी है जंगल में। तो वो वही कैमोफ्लेज होता है, यानी अपने परिवेश के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाना। जैसे आप यहाँ पर तितली को देखो, इनका जो ये बनावट है, जो कलर है, ये अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर रहा है। जैसे ये जो प्लांट है, ये जो पादप है, इसके साथ देखो ये ब्लेंड कर गया, तो इनसे इनका फायदा हो सकता है। दुश्मन इनके जो होंगे वो पहचान नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। जीवों द्वारा शीत निद्रा कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है, और गर्मियों में सोना एस्टिवेशन कहलाता है। जीवों द्वारा ग्रीष्म निद्रा कहलाता है एस्टिवेशन। निम्नलिखित में से किस जंतु में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? हाइबरनेट नहीं करते हैं कौन सा जानवर? गिरगिट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिरगिट में एस्टिवेशन होता है, ये एस्टिवेट करते हैं, हाइबरनेट नहीं करते हैं। बाकी ये तीनों हाइबरनेट करते हैं। जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं बस उतने ही आपको ध्यान में रखने हैं। पूरा चांस है अगर सवाल आया तो इन्हीं में से आएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है? एस्टिवेट कौन से जानवर करते हैं? तो मगरमच्छ में, ठीक है, मगरमच्छ करता है, घोंगा भी और गिरगिट भी, इनमें से सभी। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्राणियों में परिवेश के साथ घुल मिल जाने की क्षमता होती है जो डैश कहलाती है, कैमोफ्लेज, ठीक है, कैमोफ्लेज। जीव जो ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाते हैं, एस्टिवेट नहीं करते हैं, वो कौन से हैं? ये हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ हाइबरनेट करता है ना कि एस्टिवेट करता है, यानी ये शीत निद्रा करते हैं ना कि ग्रीष्म निद्रा। बाकी ये सारे एस्टिवेट करते हैं। प्रवासी जीव है, माइग्रेटरी एनिमल है, साइबेरियन क्रेन, लोकस्ट और सैल्मन फिश। डी हमारा आंसर। साइबेरियन क्रेन गर्म वातावरण के कारण, लोकस्ट भोजन के कारण, और सैल्मन फिश अंडे देने के लिए। डी हमारा आंसर। वह संक्रांति क्षेत्र जहां दो जीवों के समुदाय मिलते हैं डैश कहलाता है। इसे हम लोग इकोटोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये हमारा एक्वेटिक जोन है, ठीक है, जलीय क्षेत्र है, और ये हमारा स्थलीय क्षेत्र है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये जो स्थलीय जानवर है वो भी आपको मिलेंगे, ये जो जलीय जानवर है वो भी आपको मिलेंगे। जैसे कि जो नदी होता है, नदी के बहुत क्लोज वाला जो लैंड वाला पार्ट होता है उसको आप ले लो, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है, जहाँ पर आपको स्थलीय जीव, जलीय जीव दोनों ही तरह के मिल जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी मिलते हैं। यहाँ दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी कौन से हैं? एक जो लैंड वाले हैं और एक जो एक्वेटिक है। इसी के साथ एक और वर्ड होता है जो पढ़ा जाता है, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट क्या कहता है? ये जो इफेक्ट है, एज इफेक्ट, ये कहता है कि जो ट्रांजिशन जोन है जिसे हम लोग इकोटोन बोल रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है, यानी कि विविधता ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय जीव जंतु भी और जलीय जीव जंतु भी। इस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी अधिक होता है। इसी को हम लोग एज इफेक्ट बोलते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पादप कहलाते हैं, दलदली क्षेत्र में उगने वाले पादप कहलाते हैं हेलोफाइट। बी हमारा आंसर। हेलोफाइट लवणीय मिट्टी में उगने वाले पादप कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट एक्वेटिक और जैलोफाइट अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पादप। उसके बाद सदाबहार है जिसे हम लोग मैंग्रोव बोलते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स, यानी कि लवणीय मिट्टी में उगते हैं। इनको लवण चाहिए होता है मैंग्रोव को। संख्या का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है चाहे सीधा चाहे उल्टा, कुछ भी हो सकता है। सी हमारा आंसर। केवल एनर्जी पिरामिड है जो सीधा होता है। निम्न में कौन जैविक रूप से अपघटन योग्य है, मतलब कौन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चमड़े की बेल्ट। निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय है, कौन
बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हमारा आंसर यहाँ पर पेपर हो जाएगा। बाकी ये तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। खाद्य श्रृंखला में पौधे द्वारा सूर्य की ऊर्जा का कितना भाग प्रयुक्त होता है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, पिछले पार्ट में 1%। मान लीजिए 1% ना हो और विकल्प में हो 2 से 10%। ठीक है, 2 से 10%। 1% ना हो, 2 से 10% हो तो आंसर आप इसको टिक मारेंगे। ठीक है, अगर 1% हो तो इसको टिक मारेंगे। अब आपके मन में आएगा अगर दोनों हो तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, या तो 1% या फिर 2 से 10%। जो दिख जाए उसको टिक मार देना। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज, ये 2010 था। ठीक है, 2010। चेरनोबिल दुर्घटना किस प्रदूषण का परिणाम था? 1986 में यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर फट गया। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर फट गया तो काफ़ी खतरनाक ये वाला डिजास्टर था, एक्सीडेंट था, चेरनोबिल एक्सीडेंट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर फटा था तो वहाँ पर हमें वेस्ट क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट। जलीय निकाय के सबसे निचले पारिस्थितिकीय क्षेत्र को कहते हैं, इसे बोलते हैं बेंथिक क्षेत्र। मतलब जैसे मान लो ये हमारा एक वाटर बॉडी है, इसमें क्या है? जल है, इसमें जल है, तो यहाँ वाला जो जोन होता है, ये जो जमीन है इसके पास वाला जो जोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेंथिक जोन, सबसे नीचे। यहाँ देखो आप, एक फोटिक जोन दिखाया गया है। फोटिक जोन होता है जहाँ पर जो लाइट है ये आराम से पहुँच जाता है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे ए फोटिक जोन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है ए फोटिक जोन। ये वो जोन है जहाँ पर लाइट नहीं के बराबर पहुँचता है। ठीक है, लाइट या तो पहुँचता नहीं है या फिर बहुत कम पहुँचता है, तो ये ए फोटिक जोन है। और बेंथिक जोन होता है जो ये देखो जमीन के साथ ये वाला जो जोन होता है लगा हुआ, तो बेंथिक जोन हमारा आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल कितने पारिस्थितिकीय विशिष्ट क्षेत्र या फिर हॉटस्पॉट है? इकोलॉजिकल स्पेसिफिक एरिया या फिर हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? आंसर हमारा 36 हो जाएगा। मान लीजिए 36 नहीं हो, 35 हो, तो आप 35 को टिक मारना। अगर 36 है तो 36 को टिक मारना। मतलब दोनों में से कोई एक मिलेगा, उसको आपको टिक मार देना है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ये एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होता है। यानी कि बहुत प्रकार के, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में रिच वाला जो एरिया होता है उसे हम लोग इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो ऐसे स्थान 36 है। भारत में कुल कितने पारिस्थितिकीय विशिष्ट क्षेत्र या हॉटस्पॉट है? पूरे वर्ल्ड में 36 आपने देखा, भारत में 4 है। डी हमारा आंसर। और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय रीजन, हिमालय क्षेत्र, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और सुंडालैंड क्षेत्र, ये सारे हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर आप ये मत समझना कि इन सारे रीजन्स के अंदर केवल इंडिया का पार्ट आएगा, इनमें दूसरे कंट्री भी हो सकते हैं शामिल। ठीक है, या इंडो बर्मा रीजन, हिमालयाज रीजन, तो आप ये मत समझना कि ये सारे जो हॉट स्पॉट्स हैं वो प्रॉपर हमारे इंडिया में लाई करता है, दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। हम यहाँ इंडिया का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन सारे रीजन्स के अंदर हमारे इंडिया का भी पार्ट आता है। डैश गंभीर संकटग्रस्त जीव नहीं है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा रेड पांडा। ठीक है, लाल पांडा, ये सारे हमारे इंडिया में मिलते हैं और ये सारे हो जाएंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN का नाम आपने सुना होगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनके द्वारा एक बुक पब्लिश किया जाता है जिसे बोला जाता है रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक में रेड लिस्ट होता है, रेड लिस्ट होता है जिसमें 9 तरह के रैंक्स होते हैं। 9 तरह के क्या होते हैं? रैंक्स होते हैं। इनमें 7 यहाँ पर दिखाया गया है, 2 नहीं दिखाया गया। इसे आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि ये कोई किसी काम का नहीं है, इसमें कोई डेटा नहीं है। मेन ये 7 होता है। देखो एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है, इस 9 में से एक है एक्सटिंक्ट, मतलब जीव पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है, पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। ना तो अपने प्राकृतिक आवास में है, प्राकृतिक आवास में है, और ना ही किसी चिड़ियाघर में है, जैविक उद्यान में, किसी में भी नहीं है। ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिसे हम लोग EW से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेचुरली जहाँ पाया जाना चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा आपको। जो इसका प्राकृतिक आवास होता है, नेचुरल जो इसका हैबिटेट है, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको किसी बायोलॉजिकल गार्डन वगैरह
जू वगैरह इन सब में मिल जाए, चिड़ियाघर, नेशनल पार्क, तो इन सारे स्थानों पर अगर मिल रहा है लेकिन अपने प्राकृतिक आवास में नहीं मिल रहा है, मतलब ये इस वाले रैंक के अंदर है। उसके बाद है CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये खतरे में है, सबसे ज़्यादा खतरे में यही है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, उसके बाद एक्सटिंक्ट, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद एंडेंजर्ड, उसके बाद वल्नरेबल। तो ये जो तीनों है, ये जो तीनों स्टेटस दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं खतरे के लिए, थ्रेटन्ड, यानी ये सारे क्या है, संकट में है। CR यानी कि बहुत ही सबसे ज़्यादा संकट में यही है। EN यानी कि इससे कम संकट में है लेकिन है संकट में। उसके बाद VU जिसको मिला ये भी संकट में है लेकिन इस वाले से कम संकट में है। उसके बाद नियर थ्रेटेंड, मतलब ये भी क्या है, खतरे के नज़दीक है। और उसके बाद LC है यानी कि लिस्ट कंसर्न, मतलब इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। लिस्ट कंसर्न यानी कि इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। तो ये सारे जो है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सर वाली बत्तख, घड़ियाल, ये सारे जो हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इनके बाद अब ये सीधा क्या होंगे, विलुप्त ही होंगे, ये सबसे ज़्यादा संकट में है। रेड डेटा बुक किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसी रेड डेटा बुक के अंदर, रेड लिस्ट के अंदर ये सारे स्टेटस होते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। निम्न में किसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। ये है स्नो लियोपार्ड, C हमारा आंसर। इसमें ये सारे जो हैं, गंगेटिक डॉल्फिन, रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, ये सारे आपके आते हैं EN के अंदर, यानी कि एंडेंजर्ड है। गंभीर संकटग्रस्त नहीं है बट हाँ संकटग्रस्त है। नीलगाय ये लिस्ट कंसर्न के अंदर आएगा, LC के अंदर। डैश को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ये है गंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन है। और ये सारे क्या है, एंडेंजर्ड, यानी इन सब को IUCN स्टेटस दिया गया है EN, और यह है लीस्ट कंसर्न। चीता के बारे में बताना है कि कौन गलत है। यह सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु है, सही है। यह मांसाहारी भी है, सही है। भारत में अब यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, ये सही है। देखो भारत में अब यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, नेचुरली इंडिया में ये नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, भारत में नहीं पाया जाता है। मतलब आप इसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड नहीं बोलेंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हम तब बोलते हैं जब पूरी दुनिया में ही प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह दुनिया से विलुप्त हो चुका है, ये गलत है, ठीक है, यह दुनिया से विलुप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाता है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2CO, माफ करना NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2। तो यहाँ से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, सही है। मनुष्यों द्वारा कोयले का जलाना, ठीक है, जलाना, इनसे मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं बढ़ता। वनस्पति की मृत्यु, ठीक है, अगर पेड़ पौधे मर जाते हैं, मरने के बाद वो मिट्टी में मिलते हैं तो पेड़ पौधे में जो नाइट्रोजन होता है वहाँ से नाइट्रोजन मिट्टी में भी चला जाता है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। तो ये भी सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3 C। निम्न में से कौन से मांसाहारी पौधे के उदाहरण हैं? सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, सही है। पिचड़ प्लांट, सही है। पिचड़ प्लांट को हम लोग घटपर्णी पादप बोलते हैं हिंदी में, A सही है। बाकी यहाँ देखो अमरबेल परजीवी पादप है, ठीक है। यहाँ चंदन वृक्ष तो होगा नहीं, अमरबेल परजीवी पादप है। A है हमारा आंसर, जिसमें दोनों के दोनों क्या है, मांसाहारी पादप है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटग्रस्त किस्म है? अत्यधिक संकटग्रस्त यानी कि IUCN स्टेटस CR है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। B हमारा आंसर, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, B हमारा आंसर। तो ये हमारा ये चैप्टर इकोसिस्टम यहाँ पर समाप्त होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये पूरा अपने ब्राउज़र में टाइप करना, तब जा करके टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। और 2-3 दिन बाद मैं PDF यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसको अरेंज भी करना है सवालों को, फिर आंसर की लिखना है। तो 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो ऊर्जा के स्रोत और इकोसिस्टम चैप्टर, इन दोनों के PDF। थैंक यू सो मच।